मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सबसे पहले बड़ी खबर ईमेल मामले में, जहां पर फिल्म स्टार ऋतिक रोशन से पूछताछ जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच में ऋतिक से पूछताछ चल रही है। कल ही मुंबई पुलिस ने ऋतिक रोशन को समन भेजा था। ऋतिक से 2016 से जुड़े केस में पूछताछ हो रही है, जिसे 2 महीने पहले सीआईओ को ट्रांसफर किया गया था। कंगना रनौत से जुड़े इस केस का पहला साइबर पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ऋतिक रोशन ने 5 साल पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। कंगना रनौत से जुड़ा विवाद भी इसी के बाद कई महीनों तक सुर्खियों में भी रहा था और दोनों ने एक दूसरे को कई लीगल नोटिस भेजे और इसीलिए इस केस में बाद में कंगना का भी स्टेटमेंट लिया गया था। सौरभ बख्तानिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, अभी क्या अपडेट है? काफी देर से सवाल जवाब हो रहा है ऋतिक से। जी नवजोत, देखिए इस पूरे मामले में जो स्टेटमेंट है वो और लंबा चल सकता है, क्योंकि सबसे पहले बता दें कि ये 2014 का मामला है। दोनों ही फिल्म स्टार ऋतिक रोशन ने और कंगना रनौत ने दोनों पर एक दूसरे पर काफी संगीन आरोप लगाए थे। कंगना रनौत का कहना है कि ऋतिक रोशन उनके साथ चैटिंग करते थे, काफी ज्यादा ईमेल्स वगैरह एक्सचेंज हुए थे, जबकि लिखित में ऋतिक रोशन ने मुंबई पुलिस को लिखा था कि ये जो ईमेल आईडी जो कंगना रनौत बता रही है वो मेरा ईमेल आईडी नहीं है, वो किसी और का है, वो कोई और इम्पर्सनेट कर रहा है और वो मुंबई नहीं विदेश में बैठ के कंगना रनौत के साथ चैट कर रहा है। ये ऐसा लेटर ऋतिक रोशन ने दिया था। अभी 2 महीने पहले पिछले साल दिसंबर में ये पूरा मामला जो साइबर क्राइम ब्रांच है मुंबई पुलिस की, उससे ट्रांसफर होके सीआईओ को दिया गया। तो आज इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ होगी। जी देखिए, ऋतिक रोशन को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि जो चैटिंग हो रही थी कंगना रनौत से, तो वो उसमें शामिल नहीं थे। जी देखिए, 2014 में ये पूरा मामला सामने आया था। ऋतिक रोशन ने 2 लीगल नोटिस भेजी थी कंगना रनौत को, जबकि कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को कुछ लीगल नोटिस भेजी थी। काफी अगली ये फाइट हुआ था। तो अब ऋतिक रोशन को ये प्रूव करना होगा मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट को कि किस तरीके से ये जो बातचीत ईमेल्स एक्सचेंज होते थे वो मैं नहीं था, वो बिल्कुल लॉजिंग आपके पास नजर बना रखी है। तो सौरभ बख्तानिया जानकारी दे रहे थे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन उसके बाद किस तरीके से बंगाल में सियासी जंग और तेज हो गई है वो आपको दिखाते हैं। जहां पर एक और 8 चरणों में चुनाव को लेकर नोकझोंक शुरू हो गई है, वहीं बेटी बनाम भुआ वाली बीजेपी के पोस्टर पर भी बवाल मच गया है। लेकिन हिंसा का दौर भी जारी है। कल बीजेपी के प्रचार रथ पर हमला हुआ तो आज बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। तो बीजेपी के विवाद वाले पोस्टर में पार्टी की 9 महिलाओं के साथ ममता बनर्जी की तस्वीर भी है और इसी पोस्टर में बीजेपी ने बंगाल की बेटी बनाम पीसी यानी भुआ का नारा दिया है। टीएमसी के ने न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि बंगाल की बेटियों का भी अपमान बताया है इसे। इससे पहले ममता बनर्जी ने कोयला घोटाले में भतीजा अभिषेक की पत्नी तक जांच को मांग ममता ने मुद्दा बनाया था और इसे बेटी भुआ का अपमान बताया है। और इसी को लेकर क्या कह रही लॉकेट चैटर्जी, सुनिए जरा। हमारे साथ इस वक्त भाजपा नेता लॉकेट चैटर्जी हैं। मैम, कल एक इंसिडेंट हुआ, इलेक्शन की घोषणा के बाद ही बीजेपी के वेयर हाउस में तोड़फोड़ हुई। बीजेपी कह रही है कि तृणमूल के गुंडे आए हुए थे। इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि काफी डर वैसे भी सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर को लेके बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के सामने जताया है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि 2021 में तृणमूल सरकार नहीं आएगा, उसका मन में ये पूरा पक्का हो गया है। 2016 में जब मैं कैंडिडेट थी बीरभूम से, ऐसे ही हुआ था। मेरा रथ में पूरा भांगचूर हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था, मेरा गाड़ी में भी हुआ था। अभी यहाँ से शुरू कर दिया है, क्योंकि हम लोग उसको पता है कि बंगाल का जो जनता है अभी मोदी जी को ले आने के लिए पूरा कोशिश करेंगे और बंगाल का जनता अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार को चाहेंगे और मोदी जी का नेतृत्व में ये हो रहा है। इसलिए उसका जनता के ऊपर उनका विश्वास नहीं है, इसलिए तोड़फोड़ करके डरा के ये सब करने का चेष्टा कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ भी नहीं होगा। जितना उन्होंने तोड़ेगा उतना भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगा। एक पोस्टर कैंपेन इंटरेस्टिंगली शुरू हुआ है, क्योंकि उनका कहना है कि बांग्ला चाहे निजेर में के ही, तो बीजेपी ने कहा है बांग्ला निजेर में के ही चाहे आप भी एक तस्वीर है और कहा है कि पीसी के चाहे ना। देखिए, हम लोग जानते हैं पंचायत चुनाव में 2017 में सबसे ज्यादा बंगाल का महिला लोग
सबसे ज्यादा सीट में जीता था। 7000 में 2500 कैंडिडेट बीजेपी महिला लोगों ने जीता था, क्योंकि जब लड़ाई करते हैं तो बंगाल का महिला लोग रास्ते के ऊपर आ गया है। तब 2011 में ऐसा ही हुआ था। उन लोग सोचा था कि बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होगा तो महिला लोग को आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ा था, परिवर्तन हुआ था। लेकिन 10 साल में क्या हुआ? महिला के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है। तो बीजेपी ने भुआ बेटियों का सियासी शोर मचाया तो ममता बनर्जी पहले से ही बाहरी और बंगाल के लोगों पर रणनीति तय कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि बाहरी वाले बयान के जवाब में बीजेपी ने बंगाल की बेटियों का दाव चला है। सुनिए जरा पुराने बयान भी। कई बार कहा कि बाहरी लोग हैं, ये तो गुजराती आ गए हैं, गुजराती यहाँ पर आ जाना चाहते हैं, तो उसका क्या जवाब देंगे? नहीं, वो डरे नहीं, गुजराती यहाँ चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। सिर्फ बंगाली ही लड़ेंगे। हम तो प्रचार करने आते हैं। बंगाल को बंगालियों ने ही चलाना है, बंगाल के लोग ही यहाँ शासन करेंगे और बंगाल के लोग ही यहाँ सुशासन प्रस्तापित करेंगे। कि हमारा इधर में भी चाहे राजस्थानी हो, चाहे बिहारी हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे नॉन बंगाली हो, सब है। ये सब हमारा से भी ज्यादा बंगाली है। हमको पूछो तो दे आर मोर देन बंगालीज, हम उसको नहीं कहते हैं। लेकिन जो गुंडा गद्दारी करके बाहर से आते हैं, बंगाल में गुंडा गद्दारी करके जबरदस्ती कुछ करने के लिए हम उसको बाहर का आदमी बोलते हैं। क्या जरूरत है? बाहर में जो रहता है, इवन इंटरनेशनली ऑल्सो, वो लोगों का साथ भी संपर्क करके बंगाल का इलेक्शन एनआरआई टीम बना के उसको हराना चाहिए। तो ये लोग कौन है? अरे समाज की परंपरा रही है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमयन्ते तत्र देवता। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के तो महिलाओं का अपमान करने में आनंदित होते हैं। तो ये इनका असली चेहरा अब सामने आ रहा है। आप 10 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, 20 महिलाओं की तस्वीर लगा सकते हैं, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, हम उनका भी सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान बढ़ाने के लिए दूसरे राजनीतिक पार्टी की महिलाओं का अपमान करना होगा, ये कैसे संभव है? और ये क्यों किया जा रहा है? राज्य की मुख्यमंत्री है, वो मान लीजिए भारतीय तृणमूल की नेता ना भी हो, वो तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता बंगाल में है उनकी भी मुख्यमंत्री है। ये अपने को बोल रही है कि पश्चिम बंगाल के अकेले महिला वही केवल है। हाँ, और हमारे क्या पश्चिम बंगाल में और नारी नहीं है और महिला नहीं है? वो अपने आप को केवल बोल रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का नारी है, बेटी है, और बाकी कौन है? जितना आप पोस्टर में दिखा रहे हैं वो कहाँ का महिला है? वो भी तो पश्चिम बंगाल का ही महिला है। वो अपने आप को खाली दिखा रही है कि मैं ही पश्चिम बंगाल का महिला हूँ, बाकी कुछ नहीं है। আমি লোকসভায় ওদের বলেছি যে পলিটিক্যাল টুরিস্ট, বাংলা একদিনের জন্য ঘুরতে আসছেন। বাংলা তাদেরই দেবে যারা সারা বছর ওদের সাথে থাকে। এই লড়াইটা বাঙালিদের সঙ্গে বহিরাগত। আমরা বাঙালিদের প্রতিনিধি আর মোদি অমিত শাহ বহিরাগতদের প্রতিনিধি। প্রশ্ন এখন যে बांग्ला बांग्ला থেকে পরিচালিত হবে না गुजरात থেকে পরিচালিত। लेकिन एक बात बड़ी विनम्रता से उनसे कहूंगा कि स्वामी जी के प्रवचन उन्हें सुनने चाहिए। हम भारत के ही है, पाकिस्तान के नहीं है। तो एक बार शायद अगर स्वामी जी के बौद्धिक को सुन लेंगे तो शायद ऐसी बातें बंद हो जाएंगी। बंगाल सांस्कृतिक विरासत की धरती है, वहाँ ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती, और वो भी मुख्यमंत्री को। और अब बात चुनावी हिंसा की भी कर लेते हैं, क्योंकि लगातार चुनावी हिंसा भी हो रही है। कोलकाता में बीजेपी के प्रचार रथ पर हमला हुआ तो उत्तर 24 परगना में बीजेपी दफ्तर को निशाना बनाया गया। बंगाल का चुनावी बिगुल बज चुका है। 2 मई को राज्य की किस्मत का फैसला हो जाएगा। उससे पहले बंगाल के सियासी दंगल में दांवपेच भी तेज हो गए हैं। कहीं बीजेपी नेताओं को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। बीजेपी के दफ्तर में बीती रात हुई तोड़फोड़ इसी का जीता जागता सबूत है। गिनती के चंद घंटे ही बीते थे कि बंगाल की सियासत का एक नया नमूना दिख गया। हिंसा को हथियार बना चुकी सियासी पार्टियों के गुंडों ने बता दिया कि उन्हें न तो आचार संहिता की फिक्र है, न ही चुनाव आयोग के चाबुक का खौफ, और न ही कानून व्यवस्था का कोई डर है।
कोलकाता के काड़पारा इलाके में बीजेपी के पब्लिसिटी वैन में जमकर तोड़फोड़ हुई। पार्टी के उस वेयर हाउस पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जहां पार्टी की सजी धजी हाईटेक वैन चुनाव प्रचार के लिए निकलने के इंतजार में खड़ी थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस गुंडागर्दी को रोकने की पूरी कोशिश की। देर रात तक उनकी बहस होती रही, लेकिन पूरी तैयारी में आई इस भीड़ का इरादा साफ था। मोबाइल में कैद तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कैसे गुंडे गाड़ियों के शीशे और उनमें लगी एलईडी को तोड़ रहे हैं। गुरुवार को ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन पब्लिसिटी वैन को लॉन्च किया। चुनावी प्रचार को धुआंधार रफ्तार देने के लिए पार्टी बंगाल के कोने कोने में इन पब्लिसिटी वैन को भेजने वाली थी, लेकिन उससे पहले सियासी गुंडों की जमात ने हमला कर सब कुछ तहस नहस कर दिया। बीजेपी का इल्जाम है कि हिंसा का ये खुला खेल टीएमसी का है। इस तोड़फोड़ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने देर रात ट्वीट किया। चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव तिथि की घोषणा की और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने बिना डर के रात 11 बजे भाजपा के काड़पारा गोदाम में घुसकर एलईडी गाड़ियां फोड़ी और एलईडी भी खोलकर ले गए। शायद गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है। हालांकि बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी के जवाब का इंतजार है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बंगाल में हिंसा को रोक पाना प्रशासन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। उधर बंगाल में 8 दौर में होने वाले मतदान को लेकर ममता गुस्से में है। वो बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है। BJP has the government of India power, but one central government cannot misuse their own power for a state election. And if you do it like this, if you allow it like this, then there will be a big blunder. And then you have to face the music. We are not. We the common people, we will fight out our battle. But I will request the election commission, stop misuse of the money. जय श्री राम, दुर्गा, काली जैसे देवी देवताओं के नाम पर भी सियासत खूब लड़ी जा रही है। ममता ने भी अपने तेवर दिखा दिए हैं। बंगाल का सियासी समर शुरू हो गया है। बिगुल बजने के बाद उम्मीद है कि घमासान और तेज होगा। अनुपम मिश्रा और कौलमी साहा के साथ सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। सीधा चलेंगे, इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, पहले वैन को निशाना बनाया, प्रचार वैन को, और फिर उसके बाद दफ्तर पर हमला, और अब यही सवाल उठ रहा है कि ऐसे में चुनाव निष्पक्ष कैसे होगा? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त चुनाव कमीशन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने यही है कि किस तरह से वो ये 8 फेज में, जो 8 चरणों में चुनाव इस वक्त होने वाली है, उसको कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रखे। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ दोनों राजनीतिक दल ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि रास्ते में आम जनता के जहन में भी वही सवाल है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई चुनावों में किस तरह का हादसा होते हुए हमने देखा है। लोगों के बीच में हाथापाई हो गई ही, बम फट गए, गोलियां भी चली हैं, और जिस तरह से पिछले कई महीनों से हमने देखा कि बीजेपी और तृणमूल, खास करके इन दो पार्टियों के बीच में झड़प हो रही है, चाहे वो बड़े से बड़ा नेता क्यों ना हो, जेपी नड्डा की कॉन्वॉय पे अटैक हो, या दूसरी ओर बाकी जो बीजेपी के नेता है उन पे हमला हो, या कुछ तृणमूल के समर्थक हैं जिनकी भी मौत हुई है पिछले कुछ महीनों में। इससे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पश्चिम बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर पे जरूर लगता है, और यही कारण है कि बार बार विरोधी जितने भी दल हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना दरख्वास्त किया था, और शायद इसी को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन में ये ऐतिहासिक डिसीजन लिया है कि 8 चरणों में पश्चिम। बिल्कुल इंद्रजीत, नजरा बनाए रखिए। और अब रुक करते हैं जम्मू का, जहां पर कांग्रेस ने शांति सम्मेलन G23 का आयोजन किया है। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस आवाज उठाती रही है। वहीं आनंद शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आजाद का वो समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एकजुट रहना चाहिए। मजबूत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आजाद साहब से उम्मीद करता हूं। अब मैं कल आया तो आजाद साहब बात कर रहे थे जिला वाइज,
रामबन से आए हुए थे आदमी, डोडा से आए हुए थे और अलग जिलों से आए हुए थे, एक एक करके बोल रहे थे। हर व्यक्ति क्या कह रहा था कि आजाद साहब, आपका जो मुख्यमंत्री काल था वो प्रदेश का स्वर्ण काल था, गोल्डन पीरियड था। आज जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं है, आप जम्मू कश्मीर में आओ, यहाँ का नेतृत्व संभालो, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। कि गुलाम नबी आजाद साहब का असल रोल क्या है। आप कई बार हवाई जहाज में चढ़ते होंगे और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी भी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। मैं ये बात आपके सामने क्यों रख रहा हूं और साधारण रूप से क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस पार्टी के ऐसे नेता हैं जो हर प्रदेश के हर जिले की जमीनी असलियत को कांग्रेस को जानते हैं। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं तो हमें दुख हुआ। हम क्यों आए? पहले एक बात कह दें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में जाना हमारा हक है, किसी की इजाजत नहीं चाहिए। हम आए हैं एक संदेशा देने कि जिस शख्स के साथ 40 बरस से ज्यादा हमने यूथ कांग्रेस में लंबे समय तक सरकार में और कांग्रेस पार्टी में काम किया है, अगर जिनकी टर्म खत्म होने की रिटायरमेंट की बात से पूरे देश और दुनिया में चर्चा है, अगर वो वापिस आए हैं अपने सूबे में, हम ये कहने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तान के तमाम लोग इनके एहसानमंद हैं और हम इनके साथ हैं। मैं इस बात को नहीं मानता, एक टर्म खत्म हुई है, कितनी टर्म रही है, ये पहचान बहुत कम लोगों को मिलती है और वो मिलना आसान नहीं होता। बहुत लोग आते हैं सियासत में, हमारे साथ भी बहुत आए, पर पहचान कुछ लोगों की बनती है।